हेलो एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का बड़े टाइम से था कि हमें इतनी सारी चीजें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं आप सभी आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोलना चाहूंगा, आपके चैनल पे आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से सारी वीडियो डलेंगी। अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लाइव ये जो YouTube पे हम बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी वीडियो डालने जा रहे हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उसके हिसाब से नहीं है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहां पे भेजिए, ताकि हम उसको एनालिसिस करके आपके सिलेबस को और बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाए। दूसरी बात, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं और रिकॉर्ड मैंने लाइव क्लास जो अभी लेटेस्ट लिया था उसके हिसाब से था। अगर किसी बच्चे को बीच में मैंने किसी वीडियो में बोल दिया हो, फॉर एग्जाम्पल यूपी के बच्चे हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कुछ बातें मैंने डिस्कस किया हो कि आपके डीयू में या आपके यूपी यूनिवर्सिटी में, उन बातों को आप इग्नोर करिए कि प्योरली हमने सारी चीजों को देख के यहां पे सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। अब आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप इंजॉय करोगे क्लास को। चलिए अब आगे आप क्लास को स्टडी करिए। आइए, आज एक न्यू चैप्टर कर रहे हैं और जो न्यू चैप्टर है एग्जैक्टली सेम मिलता जुलता हमारा, मतलब कॉस्ट शीट का इसमें काफी हद तक रोल रहने वाला है, दैट इज रिकंसिलेशन। और ये चैप्टर जब भी पढ़ा जाता है, जिसको कॉस्ट शीट आता है वही पढ़ सकता है। तो चैप्टर का नाम है हमारा कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है सर? रिकंसिलेशन का मतलब होता है हमारा ठीक करना। ठीक करना, पहले हम समझते हैं इसे बनाया क्यों जाता है। और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, लास्ट क्वेश्चन होगा आपके बुक का। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, पहले समझते हैं इसे बनाया क्यों जाता है। अगर मैं बात करूं कॉस्ट शीट की, जैसे यहां पे आपका आ गया रॉ मटेरियल, ₹1,00,000, और कुछ है नहीं तो यही क्या बन जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड मान लेते हैं 50,000, और कुछ है नहीं और WIP भी नहीं है, तो नेट फैक्ट्री 1.5 लाख, 1.5 लाख। इसके बाद एडमिन ओवरहेड जो भी है हमारा मान लेते हैं 25,000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन 1,75,000। इसके बाद हम जोड़ लेते हैं इसमें, मान लो क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग नहीं है मान लेते हैं, फिर हम डाल देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मान लेते हैं 20,000। ये आ गया 195। और सपोज करो मैं 2 लाख का बेचता हूं, सेल्स 2 लाख का है, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 5,000। सेम अगर मैं आपके सामने ट्रेडिंग और P&L बनाऊं, क्या बनाऊं? ट्रेडिंग और P&L। अब आपको ट्रेडिंग और P&L थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाता है हमारा P&L। हम ऐसे ही करते थे, ऊपर वाले पार्ट को ट्रेडिंग कर देते थे, नीचे वाले P&L। तो अब देखिए रॉ मटेरियल परचेज तो यहीं आ जाएगा, दैट इज 1,00,000। सेल इधर आ जाता है, सेल्स है हमारा 2,00,000। और कोई आपको डायरेक्ट खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे यहाँ आ जाते हैं। जितने भी खर्चे होते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड यहाँ आ जाते हैं। सर एक दिन ऐसी क्लास आप
ओके, तो ये दे रखा है हमने 50,000, 2 लाख और 2 लाख। नाउ यू नो वेरी वेल आपका जीपी 50,000 और बाई साइड में आएगा जीपी 50,000। अभी मैं कुछ भी नहीं सिखा रहा, पहले तो मैं आपको जो पुराना था वो रिमाइंड करा रहा हूं। एडमिन यानी ऑफिस का खर्चा, एडमिन ओवरहेड 25,000। सेलिंग भी यहीं आ जाएगा, कितने रुपए, 20,000। इसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें तो हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते, लेकिन जो हम ट्रेडिंग जो फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं उसमें तो लिख सकते हैं इंटरेस्ट, मान लेते हैं 10,000। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बेड डेट्स यहाँ पे लिया जा सकता है, या बेड डेट्स के अलावा अगर मैं बात करूं तो गुडविल रिटर्न ऑफ मान लेते हैं 10,000। यहां पे आपका लिया जा सकता है डिविडेंड इनकम, मान लो 50,000। तो नाउ अब हम जब नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो फाइनेंस वाला बोलेगा भैया 1 लाख, 1 लाख, और यहां पे आएगा नेट प्रॉफिट 20, 40 और, तो हमारा चार्टेड अकाउंटेंट बोलेगा प्रॉफिट है भाई साहब 35,000, और कॉस्ट अकाउंटेंट जो कि सीएमए होता है वो बोलेगा ना प्रॉफिट हमारा कितना है 5,000। यानी दोनों की बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट मार गई, और दोनों की बातें अलग ऐसा हो क्यों रहा है ये आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे, क्योंकि सर इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं था, इसके अंदर डिविडेंड इनकम नहीं था, इसके अंदर आपका गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं था, इसलिए ये फर्क आया। तो ऑनर को तो जानना है कि भाई ऐसे गड़बड़ी, ऐसे क्यों मिस्टेक, क्योंकि मालिक पढ़ा लिखा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, सिंपल सी बात है। वो तो बोलेगा भाई वो तो मेरे को कुछ और बता रहा है, तुम तो कुछ और बता रहे हैं, या तो वो गलत बता रहा है या तो आप गलत बता रहे हो। तो उनको हम क्या करते हैं, एक रिकंसिलेशन बना के देते हैं कि भैया हम दोनों सही हैं, हम दोनों की बातों में जो डिफरेंस है वो क्यों है ये सुनिए, रिकंसिलेशन बना के देंगे। मैं समझाऊंगा अभी अभी, सिंपल फॉर्मेट एक तरीके से तैयार होता है। यहां पे प्लस वाला आइटम, इधर माइनस। मैंने बोला चलो आपका कॉस्ट का प्रॉफिट बताओ, सर क्रॉस का प्रॉफिट 5,000 है। बोला फाइनेंस वाला जो आपको बोल रहा है ना 35,000, उसके पीछे रीजन क्या क्या है। सबसे पहला रीजन है हमारा इंटरेस्ट। तो जो उसने इंटरेस्ट को क्या कर रखा है यहाँ पे हमारा दिखा रखा है, तो इंटरेस्ट हमारा दिखा रखा है और इससे हमारा प्रॉफिट पे फर्क पड़ रहा है, हम माइनस कर रहे हैं 10,000। इसके बाद हमें गुडविल दिखा रखा है, उसको भी माइनस कर रहे हैं, दैट इज 10,000। उसके बाद डिविडेंड दिखा रखा है और उसको हम प्लस कर रहे हैं 50,000। तो अगर आप ऐसे चेक करेंगे ना तो आपका देखेंगे तो टोटल जो प्रॉफिट है हमारा वही आ जाएगा कितना, 55,000 और 55,000, और ये आ जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट दैट इज 35,000। तो मैं बोलूंगा जी हमारा 35,000 जो सीए कह रहा है, इसलिए हम दोनों के फर्क है क्योंकि इंटरेस्ट, गुडविल और डिविडेंड की वजह से। तो ये एक स्टेटमेंट हम उसके सामने क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। तो कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट और फाइनेंस के प्रॉफिट मिसमैच्ड रहते हैं, उसमें क्या क्या वजह से मिसमैच रहे उसको हमें एक प्रेजेंट कर देना है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये है, कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये है। ये दोनों आपको बनाने को आ भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है आपको बना बनाया दे और इसमें से आइटम को छांट करके ये बनाना पड़ सकता है। आपको समझ में आ रही है बात आपको? आइए, तो सर हम सीख क्या रहे हैं, कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सीआरएस। ठीक है, हम क्या सीख रहे हैं, कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सीआरएस। अब कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हमें बनाने के लिए दो तरीके हैं।
मैंने जो पिछला सवाल लिया था उसके अंदर मैंने अपने ऑनर को बताया था कॉस्ट की प्रॉफिट देखिए जी ये है और फाइनेंस का ये आ रहा है। एक ये भी तरीका हो सकता है कि हम फाइनेंस, तो हम इसको जो सॉल्व करेंगे ना वो दो पैटर्न पे करेंगे। बेस अगर हम मानते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, प्रॉफिट किसके हिसाब से लेके चल रहे हैं, एक तो इसके हिसाब से। दूसरा हो सकता है हमारा, अगर मैं बेस मान लूं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, तो अगर आप प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा, जैसे पिछले सवाल में मैंने बेस माना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, तो जो रिजल्ट आया प्रॉफिट एज पर क्या आ गया, फाइनेंस अकाउंट। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, जो आंसर निकलेगा अगर यहां से शुरू करेंगे तो निकाल के दिखाएंगे एग्जामिनर को हम, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट, एफ ए कह दिया मैंने फाइनेंस अकाउंट, ठीक है ना, फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनेंस अकाउंट। और अगर हमने ये वाला किया तो यहां पे अगर ये किया तो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर आएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। बहुत सिंपल चैप्टर है ये और एग्जाम में 100% आता ही आता है, लेकिन बच्चों को मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आपकी किताब के लास्ट चैप्टर सभी को ही लगभग मुश्किल लगता है और ये सबसे लास्ट चैप्टर है। तो लेकिन ये कॉस्ट शीट के साथ ही हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ साथ के साथ करा रहे हैं, बाद में फिर हमारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। 12th चैप्टर है सर क्या, हाँ आपके बुक में सबसे लास्ट या सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा, सेकेंड लास्ट चैप्टर है, ठीक है, आपकी किताब का। तो सर यहां पे हमें क्वेश्चंस दो तरीके से, या तो हमें प्रॉफिट कॉस्ट का देगा या प्रॉफिट हमें फाइनेंस का देगा, तो हम एक एक करके सीखेंगे, पहले कॉस्ट वाले को सीख लेंगे फिर क्या सीख लेंगे, फाइनेंस वाले को। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हम क्या लेके चल रहे हैं, प्रॉफिट बेस मान रहे हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, समझ रहे हैं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट। तो अगर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट लेंगे तो क्या क्या ध्यान रखना है, किन किन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, वो सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं, सारी की सारी चीजें देखेंगे। मैं जो जो चीजें बोलूंगा अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करने लगूंगा और सारे कॉन्सेप्ट बताने लगूंगा आप इससे यूज टू हो जाओगे। जब कभी भी ऐसा आता है ना तो हमें हमेशा सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है हमें। देखिए इसके करने के काफी तरीके हैं, मैं अपने तरीके से कराता हूं। सोचना है आपको, अभी समझ में नहीं आएगा क्या सोचना, फाइनेंस अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट को सोचना है हमें, किसके बारे में, फाइनेंस अकाउंट को। अब फाइनेंस अकाउंट के अंदर हमें क्या सोचना है, सोचना है फाइनेंस अकाउंट के प्रॉफिट के बारे में, फाइनेंस अकाउंट के किसके बारे में सोचना है हमें, प्रॉफिट के बारे में। अगर उसका प्रॉफिट, अगर उसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ कंपेयर टू कॉस्ट, अगर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो हम जो कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है इसमें हम प्लस वाले कॉलम में लिख देंगे, ठीक है ना। अगर इसका प्रॉफिट, प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, अगर इसका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ तो हम सी आर एस में माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे, सी आर एस के
माइनस वाले कॉलम में। अब मुद्दा आता है सर इंक्रीज कब कब होगा और कैसे पता चलेगा, समझिए। हमें सोचना फाइनेंस के बारे में है, इसलिए मैं ट्रेडिंग और पी एंड एल एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने बना दिया ये, सपोज करो ट्रेडिंग छोड़ो, मैंने बना दिया सीधा पी एंड एल। इस साइड में क्या आ गया आपका जीपी, सपोज करो 2 लाख। इस साइड में मैंने लिखा इंटरेस्ट, इस साइड में लिखा मैंने एडमिन एक्सपेंस। सपोज करो ये 10,000 है और ये 50,000। तो आप मुझे बताइए हमारा नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है। नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,40,000। आप सबको समझ में आ रहा है ये कैसे आया। तो अब यहां पे आपको अच्छे से पता है इसमें से एक आइटम ऐसा है जो कि कॉस्ट में नहीं होगा। कौन सा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमने पी एंड एल में डाला, किस में डाला, सोचना किसके बारे में, फाइनेंस। फाइनेंस में हमने इंटरेस्ट डाला, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा। अगर ये इंटरेस्ट नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता। इंटरेस्ट डालने की वजह से हमारा प्रॉफिट घट गया है, तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, तो हम स्टेटमेंट में भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सेम अगर मैं यहां पे लिखूं डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम मान लेते हैं 1,00,000 रुपए, तो ये हो जाएगा 3 लाख और ये हो जाएगा 2,40,000। तो आप मुझे बताइए डिविडेंड इनकम कॉस्ट में तो आता नहीं है, तो डिविडेंड इनकम इसमें लिखने की वजह से हमारे प्रॉफिट पे इंपैक्ट आया। और किसके प्रॉफिट को सोचना है आपको, फाइनेंस का। तो फाइनेंस का प्रॉफिट डिविडेंड इनकम की वजह से क्या हो रहा है, बढ़ गया है। तो हम कहां लिखेंगे इसे, सीआरएस में पॉजिटिव साइड में लिख देंगे। ठीक है, चलो अब मैं अगर आपको ऐसे बोलूं, यानी मैं आपके साथ साथ सीआरएस का फॉर्मेट भी बना लेता हूं, सीआरएस का फॉर्मेट भी बना लेता हूं। फॉर्मेट रहेगा, एक कॉलम में प्लस लिख देंगे और एक कॉलम में माइनस, और ऊपर लिखेंगे कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और यहां पर्टिकुलर। मैंने बोला सबसे पहले जो टॉप रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। हम बेस किसको ले रहे हैं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। ठीक है, अगर लॉस हुआ तो हम पता है कहां लिखेंगे, माइनस वाले सेक्शन में लिखेंगे। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट मैंने सपोज यहां लिख लिया। अब मैंने कहा कि मैंने इंटरेस्ट अपने पी एंड एल में लिख रखा है, तो फाइनेंस के प्रॉफिट इंटरेस्ट की वजह से क्या हुआ होगा। आपको पैरेलली सोचना है, कॉस्ट में तो इंटरेस्ट आता नहीं भाई, सिर्फ फाइनेंस में है, और इसके वजह से प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम। तो अगर इंटरेस्ट मैंने लिखा होगा, इंटरेस्ट तो कम होगा, तो प्रॉफिट कम होगा, तो हम किस साइड लिख देंगे, इंटरेस्ट चार्ज इन फाइनेंस। समझे बात। ऐसे ही हम सिंपल बात करें, डिविडेंड रिसीव किया है, तो डिविडेंड रिसीव करने से हमारा फाइनेंस के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा होगा, बढ़ गया होगा। रिसीव्ड बढ़ गया होगा, तो इस कॉलम में आ गया। अब चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप मुझे बताइएगा। मैंने कॉस्ट लिखा, यहां कुछ खर्चे यहां बता रहा हूं और कुछ खर्चे यहां बता रहा हूं। मैंने डेप्रीशिएशन लिखा, कॉस्ट में तो मैंने 3,000 डेप्रीशिएशन लिखा, और फाइनेंस में मैंने 4,000 डेप्रीशिएशन लिखा। तो फाइनेंस में कंपेरेटिवली 1,000 मैंने ज्यादा लिखा, तो इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट क्या हो रहा होगा कंपेयर टू कॉस्ट। प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। कितने से डिक्रीज हो रहा होगा, 1,000 से। तो यहां पे डेप्रीशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में चला जाएगा, क्योंकि आपने, हाँ जी, एक्सेस देखा रखा है फाइनेंस अकाउंट में। कितना आएगा, 1,000। सेम अगर मैं यहां पे लिखता 5,000 और यहां पे लिखता 2,000, तो इसका मतलब खर्चा जो था कॉस्ट में ज्यादा है और फाइनेंस में क्या है हमारा, कम है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ, इससे क्या फर्क पड़ेगा, हमारा हमारा खर्चा कम हो जाएगा तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 3,000 से। तो डेप्रीशिएशन अगर हमारा शॉर्ट हुआ,
FA में, तो कहाँ आ जाएगा ये, प्लस कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं एक लिखना चाह रहा हूं, एक खर्चा है, मान लेते हैं ट्रांसफर फी, और ये हमें मिला है ट्रांसफर फी 200 रुपए फाइनेंस में मिला है। ट्रांसफर फीस जनरली हमारे लिए इनकम होता है, तो ट्रांसफर फीस मिला है। अब कमेंट में बताइए सभी बच्चे, ट्रांसफर फीस हमें मिला है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। हमें सोचना किसके बारे में, एफए के बारे में है, कॉस्ट के बारे में तो सोचना नहीं है। तो इससे क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, जल्दी जल्दी बताइए। ट्रांसफर फीस जो मिला है वो प्लस होगा या माइनस होगा, बताइए। जो बच्चे लाइव हैं कमेंट करिए। ट्रांसफर फीस जो मिला है तो अमेंद्रा शंकर प्लस होगा, प्लस होगा, प्रॉफिट होगा, प्लस होगा, बिल्कुल सही। तो हम इसे ट्रांसफर फीस कह देते हैं, TF लिख रहा हूं, और फी ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस कॉलम में चला जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, लगभग लगभग सभी बच्चे एकदम सही जवाब दे रहे हैं। अब मैं दोबारा पूछूंगा। चलो, मैंने लिखा गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ 3000। तो आप मुझे बताइए, गुडविल रिटर्न ऑफ क्या कॉस्ट शीट में आ सकता है? नहीं आ सकता। गुडविल रिटर्न ऑफ कॉस्ट शीट में तो सर आ ही नहीं सकता, लेकिन मैंने दिखाया है कहाँ, फाइनेंस में दिखा रखा है गुडविल रिटर्न ऑफ। तो आप सबसे पहले जज करिए, गुडविल रिटर्न ऑफ क्या होता है, हमारा खर्चा होता है। अब खर्चा होता है तो फाइनेंस का प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, माइनस। तो सभी बच्चों का लगभग लगभग जवाब आने लगा था, और ये है हमारा माइनस वाले कॉलम। मैं अमाउंट नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आपको बताते जा रहा हूं, और सारी चीजें ऐसे ही जानकारी होंगी जिसको देख के आप समझ जाओगे, बिल्कुल ठीक है। नाउ इसका आप टोटल करोगे, मैंने एक दो टेस्टिंग कर ही लिया आपको बता के। ये टोटल, ये टोटल। कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि सर अभी थोड़ा समझ में नहीं आया, तो आप बार बार एक बार और देख लोगे इस वीडियो को तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना होगा। यहाँ क्या आंसर आएगा, प्रॉफिट एज पर, रिजल्ट आंसर क्या निकलेगा, प्रॉफिट एज पर, हाँ मैंने लिखा तो था, कहीं लिखा तो था मैंने, आंसर आएगा ऐसे, पीछे पीछे लिखा था, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, सॉरी फाइनेंस अकाउंट। और ये इस वाले कॉलम में आएगा, क्योंकि हमेशा, नहीं नहीं गलत बोल दिया, ये माइनस वाले कॉलम में आएगा, इस वाले कॉलम में, क्योंकि जब यहां से शुरू होगा तो आंसर इधर आएगा, जैसे CD और BD होता है, सेम वैसे। क्या यहां तक आप सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है कि क्या करना है, नहीं करना है? एक सिंपल सा एग्जाम्पल कर लें क्या? देखिए, आपके सामने आपकी किताब का ही पहला एग्जाम्पल है, और ये आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है ना। मैं अगेन कह दूं, इस चैप्टर को करने से पहले इलिस्ट्रेशन में किस तरीके से करा हुआ है आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है उसको, कि कैसे किया, सर ऐसे कर रखा था हमने तो ऐसे कर दिया, बिल्कुल नहीं देखना। आपको ऑलवेज फोकस करना है कि भैया जो हम करा रहे हैं उसी के हिसाब से। आप क्या देखोगे, लास्ट का आंसर देख सकते हो। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे दे रखा है फाइनेंस और लॉस दे रखा है कॉस्ट का। किसका लॉस दे रखा है, कॉस्ट का, तो हम कॉस्ट वाला ही कर लेंगे, कॉस्ट वाला ही करते हैं। सबसे पहले लॉस दे रखा है, कोई बात नहीं, लॉस, लॉस को बस कुछ नहीं करना, लॉस से कोई ऐसा घबराने वाली जरूरत नहीं है। और ये ना हम BRS में भी पढ़ा करते थे 11वीं क्लास में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कुछ ऐसा। चलिए, यहां आ गया प्लस का कॉलम और यहां आ गया माइनस का कॉलम, पर्टिकुलर। यहां लिखा हमने लॉस, प्रॉफिट की जगह क्या लिख लेंगे अब, लॉस एज पर, हम अभी कॉस्ट का ही सीख रहे हैं, अभी फाइनेंस उसका नहीं सीखा हमने, कॉस्ट शीट, ठीक है। और 170 टू 400, तो यहां लिख लेंगे 170 टू 400, ये हमारा है CRS, कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। इसको तो छोड़ देंगे, अब यहां से पढ़ते हैं, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर इन कॉस्टिंग। अंडर का मतलब होता है कम, अंडर रिकवर का मतलब होता है कम। कॉस्ट में मैं बोलूं एक खर्चा कम दिखाया हुआ है, तो भाई कॉस्ट में कम दिखा रहे हो तो फाइनेंस में ज्यादा दिखाया होगा, सिंपल सी बात है।
क्योंकि अगर मैं दो चीजें लूं, यहां पे मैं कॉस्ट ले रहा हूं और यहां पे मैं फाइनेंस अकाउंट ले रहा हूं। मैंने बोला यहां पे वैसे मैंने कम दिखाया है। सपोज करो मेरा खर्चा था 4,000, मैंने यहाँ पे दिखाया 3120 और यहाँ पूरे 4,000 दिखा रखा है। तो इसका मतलब जो कॉस्ट में दिखाया है वो कम दिखाया है, तो इसको बोलेंगे अंडर रिकवर। और जब ज्यादा दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे, ओवर रिकवर। ठीक है। तो अगर हम कॉस्ट में कम दिखाते हैं तो बट ऑब्वियस है फाइनेंस में हमने क्या दिखाया होगा, ज्यादा दिखाया होगा। और फाइनेंस में अगर खर्चे को ज्यादा दिखाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो दैट्स वाई यहां पे आंसर शो करेंगे, क्या था हमारा ये, वर्क ओवरहेड, वर्क ओवर अंडर रिकवर। तो हमारा माइनस में ही जाएगा 20। ठीक है। अब कहता है एडमिन जो है ना वो एक्सेस दिखा रखा है, ओवर रिकवर यानी ज्यादा दिखा रखा है, यानी कॉस्ट में एडमिन का खर्चा आपने ज्यादा दिखाया है। तो कॉस्ट में ज्यादा दिखाया, फाइनेंस में क्या दिखाया होगा, इसका मतलब कम। और फाइनेंस में अगर आपने खर्चा कम दिखाया तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट आ जाएगा, और प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर 1700। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात आपको। अब देखो डेप्रीशिएशन दो दो जगह दे रखा है। कहता है भैया फाइनेंस में हम डेप्रीशिएशन 11,200 है और कॉस्ट में डेप्रीशिएशन कितना है, 12,500। दोनों जगह डेप्रीशिएशन है। अब आपको तय करना है कि फाइनेंस में डेप्रीशिएशन ज्यादा है कि कम है। कॉस्ट में कितना है हमारा और फाइनेंस में, तो भैया फाइनेंस में हमारा डेप्रीशिएशन कम है, यानी खर्चा कम है, और खर्चा कम से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो डेप्रीशिएशन शॉर्ट इन फाइनेंस क्या लेंगे यहां पे हम, इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना बनेगा हमारा, कितने, 1,300 रुपए। तो हम पॉजिटिव साइड में चले जाएंगे। 1,300 समझ में आया कैसे आया पॉजिटिव, ये सभी को समझ में आया ये वाला पॉजिटिव कैसे आया। एफ ए क्यों लिखा, फाइनेंस अकाउंट लिखा है मैंने, अब एफ ए क्या कह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आया। पहले ये समझ में आया सभी को, हर एक स्टूडेंट को क्लियर है ये। अच्छा डेप्रिसिएशन शॉर्ट शो नहीं है, शॉर्ट एफ ए में कम दिखाया है, यानी फाइनेंस में हमने डेप्रिसिएशन कम दिखाया है इसलिए लिखा है मैंने। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं डेप्रिसिएशन ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट, कॉस्ट में क्या है हमारा, ओवर रिकवर्ड। ठीक है, चलिए। इंटरेस्ट रिसीव नॉट इंक्लूड इन कॉस्टिंग, मुझे कहीं से ब्याज मिला, कॉस्ट में नहीं लिखा लेकिन फाइनेंस में लिखा है, और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ रहा होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितने रुपए, 8,000, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब देखो एब्सोलेंस मतलब होता है नुकसान हो जाना, चार्ज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मतलब कुछ ऐसा खर्चा था, ऐसा नुकसान था जिसको कहां चार्ज किया गया, फाइनेंस में। और फाइनेंस में कोई भी खर्चा आप दिखाते हो तो उसकी वजह से प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। सर ऐसे हमेशा ट्रीटमेंट करना, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। तो हमारा क्या है 7, क्या ये समझ में आया। बहुत बच्चे ना बहुत सारा करते करते थोड़ा सा बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सिंपल सा है भैया, कंफ्यूज हो जाओ थोड़ा सा फिर थिंक करो, आराम से समझ में आ जाएगा। कहता है इनकम टैक्स इन फाइनेंस बुक, इनकम टैक्स हमने फाइनेंस बुक में दिखा दिया, हाँ नेगेटिव जाएगा, हाँ नेगेटिव जाएगा क्योंकि खर्चा है ना 5700। अब इनकम टैक्स दिखाया, ये भी खर्चा है एक तरीके से, वैसे खर्चा होता नहीं है, ड्राइंग होता है, लेकिन बोल रहा है कि मैंने दिखा रखा है, तो खर्चा अगर इनकम टैक्स आपने दिखाया है तो जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो जाएगा। तो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स तो प्रॉफिट कम होगा, और कितने से, 40,300। इसके बाद कहता है बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट इन द फाइनेंशियल बुक, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है कि बैंक इंटरेस्ट हमें मिला है, और जब हमें मिलेगा बैंक इंटरेस्ट तो क्या होगा, इनकम।
तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट तो क्या होना चाहिए बताओ, बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं लाइव में। बैंक इंटरेस्ट क्या करना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या करें बताइए। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट क्या करें, पॉजिटिव होगा। क्या होगा हमारा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, कितने रुपए, 750। स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन द फाइनेंशियल अकाउंट। तो स्टोर एडजस्टमेंट क्या होता है, मतलब कोई भी एडजस्टमेंट लगाया होगा जिसकी वजह से हमने अपने फाइनेंशियल अकाउंट में यानी ट्रेडिंग पी एंडल में क्रेडिट में लिख दिया। तो ट्रेडिंग पी एंडल में क्रेडिट में जब भी लिखोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्टोर एडजस्टमेंट 475। इसके बाद डेप्रीशिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन द फाइनेंशियल। एक ऐसा खर्चा है डेप्रीशिएशन जो कि फाइनेंस में सिर्फ चार्ज किया गया है, तो क्या होगा इस पे, डेप्रीशिएशन चार्ज इन फाइनेंस। तो प्रॉफिट घटेगा हमारा, तो प्रॉफिट घटेगा कितने, 6750। हालांकि इसका आंसर दे रखा होता, लेकिन जब हमने ये वाला बेस मान लिया है तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा और यही मैच होना चाहिए। समझे बात। तो चलिए आइए टोटल करके एक बार देखते हैं कि भैया हम सही भी कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा लॉस एज पर फाइनेंस अकाउंट। तो सबसे ज्यादा साइड जो बड़ा है उसको लेंगे, तो आप ऑब्वियस से ये वाला साइड ज्यादा बड़ा है तो इसको ले लेंगे। 3120, 2 लाख, 228,200, और इधर भी आ जाएगा यही 228,270। फिर माइनस करो इसमें से 1700, फिर 1300, 8000, 750, 475। हमारा आया 216,045। चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी यही आ रहा है, यानी हमने अपने मालिक को, अपने ऑनर को समझा दिया कि भाई जो तुझे समझ नहीं आ रहा वो इन कारणों से समझ नहीं आ रहा, ये चीजें कुछ उधर इधर हुई हैं जिसकी वजह से कॉस्ट और फाइनेंस का प्रॉफिट अलग हो रहा है। इन आइटम को आप समझ लीजिए तो कोई गड़बड़ी है ही नहीं हमारे खाते में। समझे बात आप। सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ ये, बताइए क्या सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ, क्लियर है सभी स्टूडेंट को।